हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे एसआई के एग्ज़ाम हो, जैसे पटवारी हो, या फिर संविदा हो, सीटेट हो, पीएससी हो, या पीसीएस हो, या आरएएस के एग्ज़ाम हो, या आईएएस के एग्ज़ाम हो, तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी अनिवार्य विषय होता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इसमें। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वाच्य के प्रयोग या क्रिया के प्रयोग। तो देखिए, इसमें वाच्य के प्रयोग किसे कहते हैं? जो वाच्य के प्रयोग होते हैं, वाच्य के प्रयोग, ठीक है, या इसी को क्रिया के प्रयोग भी कहते हैं, क्रिया के प्रयोग, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो वाच्य के प्रयोग या क्रिया के प्रयोग, अब ये क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं कि वाक्य में किसका अनुसरण कर रही है क्रिया, कर्ता का, कर्म का, भाव का। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या इसके 3 प्रकार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम देखते हैं कि वाक्य में क्रिया, ठीक है, तो वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता का, कर्ता, कर्म या भाव का। तो इस आधार पर तो इस आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इस आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम देखेंगे कोई भी वाक्य, तो किसी वाक्य को जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो क्रिया होगी, तो क्रिया किसका अनुसरण कर रही है वाक्य में? कर्ता का अनुसरण कर रही है, कर्म का अनुसरण कर रही है, या फिर भाव का अनुसरण कर रही है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इस वाच्य के प्रयोग को हम, या क्रिया के प्रयोग को हम 3 भागों में बांटते हैं, या इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। तो वे 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए इसमें। तो वाच्य के प्रयोग या क्रिया के प्रयोग, इसके 3 प्रकार हो जाते हैं। वाच्य के प्रयोग या क्रिया के प्रयोग, ठीक है। अब इसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसके 3 प्रकार हो जाते हैं। इसके 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं वो देखिए इसमें, ठीक है। देखिए इसमें 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, आप समझे सभी लोग? तो हम देखते हैं कि वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता का अनुसरण कर रही है, कर्म का अनुसरण कर रही है, या फिर भाव का अनुसरण कर रही है। तो इस आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो ये 3 प्रकार इसके कौन से हो जाते हैं? तो पहला देखिए इसमें कर्तरी प्रयोग, पहला हो जाता है कर्तरी प्रयोग, दूसरा हो जाता है कर्मणि प्रयोग, और तीसरा हो जाता है भावे प्रयोग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है, या इसके 3 प्रकार हो जाते हैं। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाच्य के प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार। अगर आपसे पूछे क्रिया के प्रयोग कितने प्रकार से किए जाते हैं, तो आपको 3 प्रकार याद रखना होगा। अब इसमें पहला हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कर्तरी प्रयोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रयोग इसका कर्तरी प्रयोग, पहला प्रयोग होता है कर्तरी प्रयोग। अब कर्तरी प्रयोग किसे कहते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, तो उसे हम कर्तरी प्रयोग कहते हैं। इसमें क्या होगा कर्तरी प्रयोग में? तो जब क्रिया के लिंग और उसके वचन किसके अनुसार हो, तो ये कर्ता के अनुसार होते हैं।
तो उसे हम कर्तरी प्रयोग कहते हैं। अब ये क्या होता है इसमें देखिए, तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो क्रिया होगी तो क्रिया के जो भी लिंग होंगे उसके वचन होंगे, ये सब कर्ता पर आधारित होंगे। जैसा कर्ता होगा उस पर आधारित क्रिया होगी, उस पर आधारित क्रिया के लिंग, क्रिया के वचन ये होंगे। तो देखिए यहाँ पर कि जैसे हमने बोला कि राम ने पत्र लिखा है, या राम पत्र लिखता है, ऐसा लिखेंगे। जैसे राम पत्र लिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसकी प्रधानता है वाक्य में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राम, तो राम क्या है यहाँ पर कर्ता। तो अब यहाँ पर जैसा कर्ता होगा उसी आधार पर क्रिया होगी। मतलब अगर यहाँ पर कर्ता पुल्लिंग है तो इधर यहाँ पर जो क्रिया होगी यह भी क्या होगी, पुल्लिंग होगी। और अगर कर्ता स्त्रीलिंग होता तो फिर क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। जैसे दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सीता, जैसे मैंने लिखा कि सीता पत्र लिखती है, ठीक है, सीता पत्र लिखती है। अब देखो है कर्म समान, कर्म इसमें भी पत्र है, कर्म यहाँ पर भी पत्र है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रधान क्या है, कर्ता। कर्ता यहाँ पर प्रधान है और जैसा कर्ता होगा वैसे यहाँ पर क्रिया होगी। अगर कर्ता यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। और अगर यहाँ पर कर्ता पुल्लिंग होए तो फिर क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कर्तरी प्रयोग में यही होता है कि अगर कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर क्रिया किस पर आधारित होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम देखते हैं कि जो कर्तरी प्रयोग होता है तो इसमें वाक्य में क्रिया का जो लिंग होगा, वचन होगा, वह कर्ता के अनुसार होता है। जैसे कर्ता होगा वैसे क्रिया का लिंग होगा, वैसे क्रिया का वचन होगा। अगर कर्ता एक वचन है तो यहाँ पर क्रिया भी एक वचन होगी। अगर कर्ता बहुवचन हो जाता है तो क्रिया भी बहुवचन हो जाती है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर एक हम बहुवचन का उदाहरण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो अगला उदाहरण मैंने लिख दिया यहाँ पर कि वे पत्र लिखते हैं, ठीक है, वे पत्र लिखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, तो अब यहाँ पर कर्ता क्या है, वे यहाँ पर क्या हो जाता है, कर्ता। और ये कर्ता तो है वे, लेकिन ये क्या है, बहुवचन है, ये क्या है, बहुवचन। तो जब यहाँ पर ये कर्ता बहुवचन हो जाता है, ठीक है, तो जब कर्ता यहाँ पर क्या है, बहुवचन, तो जो क्रिया होगी, क्रिया भी क्या होगी, यहाँ पर बहुवचन होगी। आ रहा समझ में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें क्रिया का लिंग और क्रिया का वचन ये किस पर आधारित होता है, तो ये कर्ता के आधार पर होता है। जैसा कर्ता होगा वैसे क्रिया होगी। क्रिया अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, जो मैंने आपको अभी उदाहरण में बताया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महेश गीत गा रहा है, ठीक है, या महेश गीत गाता है। आपसे पूछा गया कि महेश गीत गाता है, तो बताइए इसमें क्रिया का कौन सा प्रयोग है। तो आपको ध्यान रखना होगा कर्तरी प्रयोग। क्यों, क्योंकि महेश गीत गाता है, ठीक है, क्या है वाक्य कि महेश गीत गाता है, महेश गीत गाता है, ठीक है। तो महेश गीत गाता है, तो महेश यहाँ पर क्या है, महेश है यहाँ पर कर्ता। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, महेश क्या है, कर्ता। और गाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गाना है यहाँ पर क्रिया। तो जब यहाँ पर ये कर्ता कैसा है, ये पुल्लिंग है, तो जब यहाँ कर्ता पुल्लिंग है तो जो क्रिया है ये भी क्या होगी, ये भी पुल्लिंग होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महेश गीत गाता है, तो बताइए इसमें क्रिया का कौन सा प्रयोग हुआ है, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग या भावे प्रयोग। तो आपको ध्यान रखना होगा कर्तरी प्रयोग। आ रहा समझ में। अब आगे देखिए, अब इसके बाद में अब अगला जाता है दूसरा कर्मणि प्रयोग,
ठीक है। तो यहाँ पर कर्तरी प्रयोग समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा, तो दूसरा प्रकार होता है क्रिया के प्रयोग का कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग, ठीक है। अब कर्मणि प्रयोग किसे कहते हैं? तो जैसा हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है, तो ठीक ऐसे ही क्रिया का लिंग वचन ये कर्म के आधार पर होता है या कर्म के अनुसार होता है, तो उसे हम कर्मणि प्रयोग कहते हैं। आ रहा समझ में? आपको ध्यान रखना है कि कर्मणि प्रयोग किसे कहते हैं। तो जब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है, तो उसे हम कर्मणि प्रयोग कहते हैं। इसमें क्या होगा कर्मणि प्रयोग में? तो इसमें हम देखेंगे कि अब क्रिया का लिंग और वचन ये किसके अनुसार होगा? तो ये कर्म के अनुसार होगा। जैसा कर्म होगा वैसे क्रिया का लिंग होगा, वैसे क्रिया का वचन होगा। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लिखते हैं। तो उदाहरण हमने लिखा यहाँ पर, देखिए उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण हमने लिखा कि मोहन ने, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर कर्ता तो क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग क्या है यहाँ पर? देखो कर्ता क्या है यहाँ पर? पुल्लिंग। तो कर्ता पुल्लिंग है और यहाँ पर ये जो क्रिया है, तो क्रिया क्या हो गई अब यहाँ पर? स्त्रीलिंग। तो अब ये क्रिया स्त्रीलिंग क्यों हो गई? कुछ सोचा आपने? तो क्रिया स्त्रीलिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अब ये जो कर्म है, तो कर्म क्या है फ्रेंड यहाँ पर? तो कर्म है पुस्तक। कर्म क्या है? पुस्तक। तो जब यहाँ पर कर्म अगर स्त्रीलिंग होगा तो उसमें क्रिया कैसी होगी? स्त्रीलिंग होगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि कर्मणि प्रयोग का मतलब क्या होता है। तो कर्मणि प्रयोग का मतलब ये होता है कि जब क्रिया का लिंग वचन, ठीक है, कर्म के अनुसार होता है तो वहाँ पर कर्मणि प्रयोग होगा। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कर्म की। अब हम बात इसमें कर्ता की नहीं कर रहे हैं। कर्ता की बातें किसमें होती? कर्तरी प्रयोग में। कर्मणि प्रयोग में किसकी बात हो रही है? कर्म की। तो अब यहाँ पर जैसा कर्म होगा, अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो वहाँ पर क्रिया भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। और अगर कर्म पुल्लिंग है तो वहाँ पर क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक यहाँ पर है कर्म, और कर्म है तो पुस्तक किस प्रकार का लिंग होता है? ये स्त्रीलिंग शब्द होता है पुस्तक। आ रहा समझ में? पुस्तक किस प्रकार का लिंग होता है? तो पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द होता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो जब पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर फिर पढ़ी मतलब क्रिया, तो क्रिया भी क्या आएगी? स्त्रीलिंग ही आएगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद देखो मैं अगला उदाहरण आपको और बताता हूं। अगला उदाहरण मैं बताता हूं कि सीता ने आम खाया, ठीक है, सीता ने आम खाया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीता है, तो सीता क्या है? कर्ता है ना। तो सीता कर्ता है और यहाँ पर सीता किस प्रकार का लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग। अब इसमें देखो, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सीता यहाँ पर स्त्रीलिंग है और कर्ता है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके? कर्मणि प्रयोग की। तो कर्मणि प्रयोग में हम किसकी बात करते हैं? कर्म की। तो जैसा कर्म होगा वैसी क्रिया होगी। अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आम, तो आम यहाँ पर क्या है फ्रेंड? ये कर्म है। आम क्या है? कर्म। और इसमें कौन सा लिंग है? तो आपको ध्यान रखना कि जो आम होता है यह पुल्लिंग शब्द होता है। आम कैसा शब्द होता है? पुल्लिंग। तो जब आम यहाँ पर कर्म है और कर्म यहाँ पर पुल्लिंग है तो खाया यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो खाया यहाँ पर क्रिया होती है, ठीक है। तो अब जो खाया मतलब क्रिया है, तो इसका लिंग निर्धारण किस पर निर्भर है? तो ये इस पर कर्म पर। तो कर्म यहाँ पर पुल्लिंग है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग ही होगी।
क्या होगी यहाँ पर क्रिया भी, तो क्रिया भी पुल्लिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसलिए हमने बोला कि सीता ने आम खाया, तो सीता यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होता है, लेकिन हमको अब यहाँ से कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। जब हम कर्मणि प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कर्ता से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, अब यहाँ पर कर्म से। तो कर्म जैसा होगा, अगर कर्म स्त्रीलिंग होए तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, और अगर कर्म पुल्लिंग है तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग होगी। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अब मान लीजिए कि जैसे हम बोलते हैं कि वचन की बात, अब वचन की बात आएगी तो इसको कैसे हम याद रखेंगे, तो जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे राम ने डिब्बे रखे, ठीक है। अब देखो, तो अब यहां पर कर्म क्या हो रहा है, यहां पर कर्म क्या है, तो कर्म है यहां पर डिब्बा, मतलब डिब्बे, कर्म क्या है यहां पर डिब्बे। और ये जो डिब्बे हैं ये किस प्रकार का शब्द है, इनमें ये किस प्रकार का शब्द है डिब्बे, तो ये बहुवचन है। आ रहा समझ में, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो डिब्बे शब्द होता है, तो डिब्बे कैसा शब्द है फ्रेंड, बहुवचन है। तो डिब्बे कर्म है और बहुवचन है, तो जब डिब्बा कर्म है बहुवचन है तो फिर यहाँ पर क्रिया भी कैसे होगी, तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। तो यहाँ पर रखे, तो राम ने डिब्बे रखे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जो रखे हैं, तो रखे यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये क्रिया है, और इसमें कौन सा वचन है, क्रिया में बहुवचन। तो यहाँ पर ये जो क्रियापन देख रहे रखे हैं, तो ये कैसा शब्द है, यह बहुवचन शब्द होता है। यह कैसा शब्द होता है, बहुवचन। तो यह क्रिया किस पर निर्भर है, अब है कर्म पर निर्भर। जैसा कर्म होगा अब वैसे क्रिया होगी, तो ये ऐसा होता है कर्मणि प्रयोग। आ रहा समझ में फ्रेंड, तो कर्म के आधार पर लिंग और वचन, ये क्रिया के अपन देखते हैं कि जब जैसा कर्म होगा तो वैसे कर्म के आधार पर ही क्रिया होगी। आ रहा समझ में, तो कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन निर्धारित होते हैं, ये होता है कर्मणि प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम ने डिब्बे रखे, बताइए इसमें क्रिया का कौन सा प्रयोग है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें कर्मणि प्रयोग है। अब कर्मणि प्रयोग क्यों है, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसी क्रिया होगी। यहाँ पर क्रिया का निर्धारण किस पर निर्भर है, तो क्रिया का निर्धारण यहाँ पर कर्म पर निर्भर होता है। जैसा कर्म होगा वैसी क्रिया होगी। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, अगर यहाँ पर कर्म बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी, अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कर्मणि प्रयोग है ये भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में क्रिया के प्रयोग का तीसरा प्रकार होता है, तो क्रिया के प्रयोग का तीसरा प्रकार देखिए भावे प्रयोग, ठीक है। तीसरा प्रयोग होता है भावे प्रयोग, ठीक है। तो क्रिया के प्रयोग का तीसरा प्रकार होता है भावे प्रयोग। तो भावे प्रयोग किसे कहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब क्रिया, ठीक है, तो जब क्रिया के लिंग वचन, जब क्रिया के लिंग वचन कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर, कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर, कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है, अन्य पुरुष में रहती है, तो उसे हम भावे प्रयोग कहते हैं। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, भावे प्रयोग में, तो इसमें हम देखेंगे कि क्रिया
न तो क्रिया के जो लिंग वचन है तो न तो कर्म पर आधारित होंगे न कर्ता पर आधारित होंगे। जबकि कर्तरी प्रयोग में क्या हुआ था, तो कर्तरी प्रयोग में क्रिया के लिंग वचन कर्ता पर आधारित होते हैं। कर्मणि प्रयोग में क्या हुआ था, क्रिया के लिंग वचन कर्म के आधार पर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, अब इसमें क्रिया के लिंग वचन न तो कर्ता पर आधारित होंगे और न ही कर्म पर आधारित होंगे। तो फिर क्या होगा, तो इसमें जो क्रिया के लिंग वचन है तो वो कैसे होंगे, तो क्रिया के लिंग वचन हमेशा एक वचन में और पुल्लिंग में और अन्य पुरुष में रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो इसमें भावे प्रयोग में क्या होता है, तो इस भावे प्रयोग में हम देखते हैं कि जो क्रिया होगी तो क्रिया सदैव किस में रहेगी, तो हमेशा एक वचन में रहेगी और पुल्लिंग में रहेगी और अन्य पुरुष में रहती है। तो इस प्रयोग को हम क्या कहते हैं, भावे प्रयोग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो आपसे एग्जाम में इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है कि भावे प्रयोग किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो अगला देखिए इसमें इसका उदाहरण देखिए कि भावे प्रयोग का उदाहरण क्या है। तो इसका मैं उदाहरण लिखता हूं, देखो यहां पर उदाहरण। ठीक है। तो इसका उदाहरण होता है कि मोहन से रोया नहीं जाता, मोहन से रोया नहीं जाता, मोहन से रोया नहीं जाता। अब यहां पर देखिए कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मोहन, तो मोहन यहाँ पर क्या है, कर्ता। लेकिन क्या कर्ता के अनुसार हम यहाँ पर जो क्रिया है हम इसको निर्धारित कर रहे हैं क्या, या कर्ता पर निर्भर है क्या क्रिया, नहीं है। ठीक है। तो जब भी भाव की बात आती है तो क्रिया हमेशा कैसे रहेगी, एक वचन में रहेगी, पुल्लिंग में रहेगी और हमेशा अन्य पुरुष में रहती है। अब इसके बाद में ऐसे दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर देता हूँ आपको कि शीला से, शीला, तो शीला से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो शीला से चला नहीं जाता। अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शीला क्या है, तो शीला यहाँ पर कर्ता है। तो शीला यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर जो चला है ये क्रिया है। तो क्रिया पर इसका कोई असर पड़ा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भावी प्रयोग में क्या होगा, जो क्रिया होती है वह हमेशा एक वचन में रहेगी, हमेशा अन्य पुरुष में रहती है और पुल्लिंग में रहती है। ये आपको ध्यान रखना होगा जब भी भावे प्रयोग की बात होगी तब। इसके बाद फिर ऐसे अगर हम कहें तो उससे हंसा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता। तो इसमें हम देखेंगे तो जब भी भावे प्रयोग की बात होगी तो हमेशा क्रिया कैसी रहेगी, तो हमेशा क्रिया एक वचन में रहती है और हमेशा पुल्लिंग में रहती है और अन्य पुरुष में रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसा होता है यह भावे प्रयोग। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भावे प्रयोग किसे कहते हैं, तो आपको मैंने डेफिनेशन इसकी बताई है। फिर और कैसा पूछेगा, तो कोई भी कैसा उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इसमें क्रिया का कौन सा प्रयोग हुआ है, तो इसमें भावे प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया के प्रयोग हैं ये समाप्त हो जाते हैं और इसी के साथ आज का हमारा सेशन भी समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।